तमाम दर्शकों का मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे बाड़मेर से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां क्लोरीन गैस के लीकेज के मामले को लेकर के सबसे बड़ी खबर मिल रही है। क्लोरीन गैस के लीकेज से हड़कंप मचा हुआ है। 4 लोगों की तबीयत बिगड़ गई है। 3 को इलाज के बाद हालांकि अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, वहीं 1 को आईसीयू में एडमिट किया गया है। राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। जैसे ही जानकारी मिली, पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। एसपी से लगा करके तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे, तो साथ ही साथ आसपास के इलाके को खाली करवा दिया गया था। एहतियातन कदम उठाए गए। वहीं गैस के लीकेज को रोकने की कोशिशें शुरू की गई। बहरहाल क्लोरीन गैस के रिसाव से इसके संपर्क में आने से 4 लोगों की तबीयत खराब होने की जानकारी मिल रही है, जिनमें से 3 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। वहीं 1 को आईसीयू में एडमिट किया गया है। 3 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां लगातार पुलिस और प्रशासन का अमला मौजूद है। पहली तस्वीर और दूसरी तस्वीर है अस्पताल की, जहां पर एक व्यक्ति को एडमिट किया गया है आईसीयू में। क्लोरीन गैस के इफेक्ट से कोई पेशेंट आया हो, इस तरह का कोई पेशेंट नहीं आया, लेकिन पेशेंट डर के मारे जरूर 3-4 आए थे, तो उनका सैचुरेशन वगैरह सब नॉर्मल था। और एक पेशेंट के शायद उसकी कोई बकरिया वगैरह मर गई या उसके कारण वो थोड़ा साइकोलॉजिकल अनस्टेबल हो गया था, तो उसको हमने अभी ऑब्जर्वेशन में रखा है। तो सर कहाँ भर्ती करवाया गया है उसको? हॉस्पिटल में अभी तो आईसीयू में उसको रखा गया, लेकिन वो सैचुरेशन वगैरह उसका पूरा नॉर्मल है। अब वो सेटल है। थोड़ा साइकोलॉजिकल उसको प्रॉब्लम हो गई थी उसके कारण, तो वो एक बार हमने ऑब्जर्वेशन में रख लिया। सर एज ए चिकित्सक क्या राय देना चाहेंगे, क्योंकि गैस लीकेज होने के बाद में आसपास के लोगों को उनका क्या राय देना चाहिए? आसपास के लोगों को गैस जहाँ लीकेज हो रही है उसके आप पास नहीं जाए, क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशन के नाम पे एक केमिकल निमोनिया होने की संभावना रहती है। तो वो गैस के पास में जहाँ पे भी रिसाव हो रहा है उधर कोई नजदीक नहीं जाए। साथ हमारे संवाददाता प्रेमदान देथा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। प्रेमदान, क्या अपडेट है इस पूरे मामले पर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद में देसी, जिसे नुस्खा कह सकते हैं, उसको लकड़ी से उसको पैक किया गया और उसके बाद में यहाँ से ग्रीन कॉरिडोर बना करके राजवेस्ट के अंदर उस टैंक को ले जाया गया है। इस पूरे प्रकरण में करीब 3 से 4 लोग इस मामले में घायल हुए थे, जिसको हॉस्पिटल ले जाया गया, जिसमें 3 का प्राथमिक उपचार के बाद में उसको छुट्टी दे दी गई। 1 को आईसीयू में भर्ती कराया गया। 4 इसमें जो है मवेशी है, उनकी मौत हो गई है। हालांकि पुलिस ने पूरे मामले को यहाँ से जो इसके क्लोरीन की टैंक थी, इसको शिफ्ट राजवेस्ट के लिए करवाने के लिए यहाँ से पूरा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। करीब आधा किलोमीटर का जो दायरा था उसको खाली करवाया गया। सभी रोडें जाम करवाएगी ताकि कोई भी व्यक्ति इसकी जद में नहीं आए, और पूरा रास्ता जो हाईवे था उसको क्लीन करवाने के बाद में यहाँ से इसको ग्रीन कॉरिडोर बना करके राजवेस्ट के लिए शिफ्ट करवाने की तैयारी की जा रही है। और इसको लेकर के बाड़मेर के जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित आला अधिकारी, क्योंकि राजवेस्ट, केन एनर्जी, रिफाइनरी से इसके एक्सपर्ट टीमों को भी यहाँ पर बुलाया गया है। तो हालांकि कह सकते हैं बहुत ही खतरनाक गैस जो थी वो यहाँ पर थी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रेमदान, तमाम जानकारी के लिए नजर बनाए रखिए। और इसी बीच बाड़मेर से एक और बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर खाकी एक बार फिर से दागदार हुई है और शर्मसार भी हुई है। कांस्टेबल और उसके दोस्तों पर आरोप है कि नाबालिग के साथ उन्होंने गैंगरेप किया है। नाबालिग का वीडियो बना करके उसे वायरल कर दिया। कांस्टेबल नरेंद्र के खिलाफ अब केस दर्ज किया गया है और इसके बाद अब पुलिस पड़ताल कर रही है। भूमाराम और एक अन्य के खिलाफ भी पॉक्सो, आईटी एक्ट और गैंगरेप की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। महिला थाने में नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है। वहीं कोटा और आसपास के इलाकों में लगातार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर आ गए और ऐसे में लोगों की लापरवाही लगातार देखने को मिल रही है। सांगोद की उजाड़ नदी में ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ 2 युवक पानी में बह गए। गनीमत ये रही कि पुलिया के पिलर को दोनों ने पकड़ लिया। मौके पर पहुंचे लोगों ने जैसे तैसे करके इनको रेस्क्यू करके बाहर निकाला है। वहीं दोनों की जान इसकी वजह से बच पाई है। इसके बाद पानी में ट्रैक्टर को निकालने के लिए बड़ी जेसीबी मशीन भी बुलवाई गई। जेसीबी मशीन की मदद से ट्रैक्टर को बाहर निकाल लिया गया। बहरहाल ये तस्वीरें जो कोटा के इलाके से सामने आई है। उधर धौलपुर सदर थाना पुलिस ने एक पाखंडी बाबा को गिरफ्तार कर लिया है। इस पाखंडी बाबा ने लोगों की बीमारी ठीक करने के बहाने और नौकरी लगने का झांसा देकर ठगी की वारदातों को अंजाम दिया है। वहीं कथित पाखंडी बाबा ने पीड़ित से जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया, भद्दी गालियां दी और इस कथित बाबा ने अपने आप को श्री कृष्ण का अवतार घोषित किया हुआ था। पुलिस के मुताबिक शनिवार को मौजी लाल ने केस दर्ज करवाया कि ये सत्यपाल नाम का एक कथित बाबा है
और इसने दरबार लगा करके खुद को ये परमात्मा बताता था। सरकारी नौकरी लगवाने के लिए उसने पीड़ित से 1,51,000 रुपये भी लिए थे। नौकरी नहीं लगने पर जब पीड़ित ने इस आरोपी फर्जी बाबा सत्यपाल से पैसे मांगे तो उसने जाति सूचक गालियां देकर पैसे देने से मना कर दिया। इसकी तस्वीर और इसके चेहरे को जरा गौर से देखिए। पुलिस ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज होने के बाद इस कथित फर्जी पाखंडी बाबा को शनिवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब ये पुलिस के शिकंजे में है। उधर सिरोही के आबू रोड में गुजरात बॉर्डर पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान कार से चांदी के बिस्किट और नकदी बरामद की है। आरोपी जोधपुर से कच्चे माल के रूप में चांदी के बिस्किट को कार में सीट के नीचे छिपाकर ले जा रहा था, लेकिन पुलिस को सूचना मिली। इसके बाद कार्रवाई की गई। वहीं साथ में 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने बिना बिल के 52 किलो चांदी के बिस्किट जब्त कर लिए हैं। साथ ही दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर सर्किट हाउस में जनसुनवाई की। जनसुनवाई के दौरान मारवाड़ के अलग अलग स्थानों से लोग केंद्रीय मंत्री के सामने अपनी अपनी समस्याएं लेकर के पहुंचे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मीडिया से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि छात्र संघ चुनाव जरूरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि छात्र राजनीति लोकतंत्र की पहली सीढ़ी और पाठशाला है। इस मार्ग को अवरुद्ध करना मेरे विचार से ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पिछले 5 साल में राजस्थान में जो सरकार थी, उन्होंने जनता के साथ प्रताड़ना की। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता को अब डबल इंजन की सरकार से अपेक्षाएं हैं और सरकार उन पर खरा उतरने का पूरा प्रयास कर रही है। ज्यादा मतदाता लगातार 3 बार आपका चयन करें, अपने प्रतिनिधि के रूप में चयन करें, तब उनके लिए काम करना आपकी जिम्मेदारी भी है, नैतिक जिम्मेदारी भी है और आपकी उनके प्रति कर्तव्य परायणता भी है। डबल इंजन की सरकार है, इसलिए लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ी है। दौसा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक धन्यवाद सभा को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार पर सीएम ने जमकर हमला बोला। पेपर लीक मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तो मछलियां पकड़ी गई हैं, जल्द ही मगरमच्छ भी शिकंजे में होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही सबसे पहले ईआरसीपी पर जनता से किया गया वादा निभाया है। हमारी सरकार को 7 महीने हुए हैं बने हुए, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, 7 महीने पहले कांग्रेस का राज था। आपके यहां के भी मंत्री उस कैबिनेट में मंत्री थे, लेकिन मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, 5 साल के उनके कार्यों को भी देख लेना, जो उन्होंने 5 साल में लाल चौट के अंदर कार्य कराए थे। और हमारा पहली बजट की भी घोषणा देख लेना, जो लाल चौट के अंदर पहले बजट में जो घोषणा हुई है। हमने संकल्प पत्र में वादा किया था कि कांग्रेस ने लगातार झूठ बोलने का काम किया, ईआरसीपी के नाम पर लोगों को बरगलाने का काम किया। और आपने देखा होगा 15 दिसंबर को हमारी सरकार बनी थी, 27 जनवरी को ईआरसीपी का एमओयू करके हमारी सरकार ने आपके सामने बता दिया। और यही नहीं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले समय में जल्दी ही हमारी उस परियोजना का देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शिलान्यास होने वाला है। आप तैयार रहिए। उस कार्यक्रम में, भव्य कार्यक्रम में आपको भी सभी को पधारना है। आने वाले समय में उसका शिलान्यास भी होगा। जिस तरह से इन्होंने पेपर लीक करके मेरे युवाओं के साथ कुठाराघात करने का काम किया, उनके सपनों को रौंदने का काम किया, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमने भी वायदा किया था कि हम आएंगे तो इन सबको अंदर करने का काम करेंगे, अंदर करने का काम करेंगे। आपने देखा होगा 15 दिसंबर को शपथ ली थी, 16 दिसंबर को हमने पेपर लीक के विरोध में एसआईटी गठित की और वो एसआईटी काम कर रही है।
और आपने देखा होगा 115 लोगों को गिरफ्तार करने का काम उस एसआईटी ने किया है। और आगे भी मैं बता देना चाहता हूं कि अभी तो वो विपक्ष के नेता कह रहे थे मछली पकड़ी है। अरे कितना भी बड़ा मगरमच्छ हो, हमारी सरकार किसी को छोड़ने वाली नहीं है। यह भी मैं आपको विश्वास दिलाने का काम करता हूं। तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किशनगढ़ एयरपोर्ट पर प्रदेश की पहली फ्लाइंग एकेडमी का उद्घाटन किया। प्रदेश के युवाओं को देश के दूसरे राज्यों में फ्लाइट उड़ाने की ट्रेनिंग के लिए नहीं जाना पड़ेगा। इस फ्लाइंग एकेडमी में युवा छोटे से लेकर के बड़ा विमान भी उड़ाना सीखेंगे। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में पहली फ्लाइंग एकेडमी, युवाओं के सपने को लगेंगे पंख, दुनिया को अच्छे पायलट मिलेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किशनगढ़ एयरपोर्ट पर प्रदेश की पहली फ्लाइंग एकेडमी का उद्घाटन किया। नए प्लेन को वाटर कैनन से सैल्यूट दिया गया। एकेडमी में स्टूडेंट्स को 10 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। राजस्थान समेत कई राज्यों के युवा इसमें एडमिशन ले चुके हैं। फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी में युवा छोटे से लेकर बड़े विमान उड़ाना सीखेंगे। इस मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि विमान ये सिर्फ एक साधन ही नहीं, विकास की इंजन भी है। हम विकसित भारत और विकसित राजस्थान की कल्पना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस क्षेत्र की तरक्की से प्रदेश का पर्यटन, उद्योग, व्यापार भी बढ़ेगा। हमारे जो विजन होने चाहिए, हमें इस तरह के कार्य करने चाहिए। और मैं कहना चाहता हूँ, अभी तो ये शुरुआत है। अभी राजस्थान के अंदर इस तरह के कई कार्य और होने हैं, जिससे कि राजस्थान की उड़ान और ऊंचाई की जा सके। अब एक नजर डालते हैं किशनगढ़ एविएशन एकेडमी पर। राजस्थान की पहली फ्लाइंग एकेडमी, 10 महीने की विमान उड़ाने की दी जाएगी ट्रेनिंग। कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए होगी ट्रेनिंग। एकेडमी में छोटे से लेकर बड़े विमान उड़ाने की ट्रेनिंग। राजस्थान समेत कई राज्यों के युवा ले चुके एडमिशन। 50 घंटे की ट्रेनिंग पर्सनल पायलट लाइसेंस की दी जाएगी। 20 घंटे की ट्रेनिंग स्टूडेंट पायलट लाइसेंस को दी जाएगी। एयरपोर्ट परिसर में 32x40 फीट जमीन पर बनाया हैंगर। एयरपोर्ट परिसर में 32x30 फीट जमीन पर बनाया एप्रेन। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, सांसद लुम्बाराम कार्यक्रम में मौजूद रहे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा, पीएम मोदी का विजन जमीन पर उतरते हुए नजर आ रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का विजन यही है कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज की यात्रा करनी चाहिए। और ये सुखद शुरुआत है आज कि किशनगढ़ एयरपोर्ट के ऊपर यहाँ आज एकेडमी द्वारा जो परीक्षण दिया जाएगा, यहाँ नए ये क्राफ्ट आए हैं और इनसे परीक्षण लेकर और देश और दुनिया में वो हवाई यात्रा कराएंगे आम जनता को, हिंदुस्तान की जनता को। ये राजस्थान में ये पहला अवसर है। ये बहुत बड़ी मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं कह सकता हूँ कि ये शुरुआत हुई है। ये उड़ान योजना, ये प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, इसको साकार करने के लिए ये शुरुआत हुई है। दरअसल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 25 साल की लीज पर अवन्या एविएशन एकेडमी को यहाँ जगह दी है। पहले बैच में करीब 40 स्टूडेंट हैं और हर स्टूडेंट की फीस 55 लाख रुपए है। 10 महीने में इनका कोर्स पूरा होगा। फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी में युवा छोटे से लेकर बड़े प्लेन उड़ाना सीख सकेंगे। ट्रेनिंग कमर्शियल पायलट लाइसेंस यानी कि CPL के लिए होगी। ट्रेनिंग 200 घंटे सिंगल इंजन पर और 50 घंटे डबल इंजन पर उड़ान पूरी करने में पूरी मानी जाएगी। यहाँ 2 तरह की पायलट ट्रेनिंग और भी दी जाएगी। इसमें 50 घंटे की ट्रेनिंग पर्सनल पायलट लाइसेंस PPL और 20 घंटे की ट्रेनिंग स्टूडेंट पायलट लाइसेंस SPL के लिए होगी। ट्रेनिंग के लिए इससे पहले युवाओं को दिल्ली, मुंबई या विदेश जाना पड़ता था, लेकिन अब युवाओं को प्रदेश से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अजमेर से अशोक सिंह भाटी की रिपोर्ट।
तो वहीं राजधानी जयपुर में आज जवाहर कला केंद्र में उमंग सिल्क एक्सपो की शुरुआत की गई, जिसमें देश भर के 20 राज्यों से आए दुकानदारों ने 150 से ज्यादा साड़ियों के स्टॉल लगाए। सिल्क एक्सपो और हैंडीक्राफ्ट्स प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया गया। जयपुर की सांसद मंजू शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया, शुभारंभ किया और प्रदर्शनी 4 अगस्त से लेकर के 24 अगस्त तक चलेगी। इस एक्सपो में मूंगा सिल्क कांजीवरम, पैठनी, कड़वा बूटी, तंछुई जैसी महत्वपूर्ण साड़ियां भी शामिल हैं, जहां पर साड़ी सूट की 25,000 से ज्यादा वैरायटीज उपलब्ध होंगी। साथ ही इन पर 50% तक छूट भी दी जा रही है। बधाई धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने जयपुर वालों के लिए एक ही जगह पर इतनी सारी वैरायटी, और खासतौर से मैं महिला और साड़ियाँ देख के तो बहुत खुश हो गई। और हमेशा हम सिल्क एक्सपो का तो जयपुर वाले इंतजार करते हैं कि कब सिल्क एक्सपो लगे और हम लोग जाएं। उधर डी दीवाना के जेवलियाबाज का रहने वाला एक युवक 51 किलो की कावड़ लेकर के पहुंचा, जिस पर ग्रामीणों ने उसका स्वागत किया। आपको बता दें कि जिले की सबसे बड़ी कावड़ इसे बताया जा रहा है। नंदकिशोर नाम का ये युवक 27 जुलाई को गांव से रवाना हुआ था और 120 किलोमीटर का सफर तय करके वापस गांव में पहुंचा, जहां नंदकिशोर के पिता साल 2014 में इसकी मौत हो गई थी और इसके बाद से गांव में कोई कावड़ लेकर नहीं आ रहा था। लेकिन नंदकिशोर ने पिता की जिम्मेदारी उठाई और पिछले 6 सालों से गांव में कावड़ लेकर के आता है। उधर नीट पेपर मामले की आंच अब भीलवाड़ा के मेडिकल कॉलेज तक पहुंच गई है। सीबीआई ने मामले में एक सॉल्वर को गिरफ्तार किया है, जो भीलवाड़ा के रहने वाला है। आरोपी सॉल्वर को कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद इसे 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। सीबीआई ने अब इस मामले में एक और आरोपी सॉल्वर को अरेस्ट किया है। संदीप राजस्थान के भीलवाड़ा का रहने वाला है और मेडिकल का छात्र है। सीबीआई ने उससे पूछताछ के लिए बुलाया था, जहां उसने सारी बातों को स्वीकार किया है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। इस मामले को लेकर हमारी टीम उस कॉलेज पहुंची, जहाँ से संदीप पढ़ाई कर रहा था और मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल से बात की। तारीख को इनके यूनिवर्सिटी एग्जाम शुरू हो रहे हैं, तो मैंने उस बच्चे को आज बुलाया और पूछा कि क्यों उस पे ऑनलाइन क्यों मंगवा रहे हैं। तब उसके सिस्टर से मेरे से बात करवा दो, तो मैंने सिस्टर का फोन नंबर लिया, सिस्टर से बात की। उसकी सिस्टर ने कहा कि वो, उनका नाम सुशीला बिश्नोई है और वो साचोर जालोर से है, और ये जो लड़का है संदीप, उसको जो पुलिस, उसके पापा ने सीबीआई को सरेंडर करवाया है वहीं पे। वहीं कॉलेज के वार्डन से जब हमने बात की तो उसने बताया कि संदीप हॉस्टल में नहीं रहता था और बाहर रहकर पढ़ाई करता था। वहीं उसके दोस्तों का कहना है कि संदीप पढ़ने में काफी ज्यादा अच्छा था, लेकिन वो इस घटना में शामिल है ऐसा किसी को जानकारी नहीं है। हम मेडिकल कॉलेज में खड़े हैं और हमारे साथ मेडिकल कॉलेज के वार्डन भी हैं, बात करते हैं। महेंद्र जी, कहीं ना कहीं देखिए नीट पेपर लीक का मामला भिलवाड़ा तक पहुंच चुका है। संदीप क्या है, कौन है संदीप, कहां से है, आप उसको जानते तो होंगे। हाँ, मैं इतना बताना चाहूंगा कि संदीप कुमार नाम का एक स्टूडेंट है। हमारे पास संदीप कुमार नाम के काफी स्टूडेंट है, लेकिन जैसे कि ज्ञात हुआ है उसकी सिस्टर से हमारी वार्तालाप हुई है। संदीप बिश्नोई नाम का स्टूडेंट है, वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, 2023 का स्टूडेंट है। और जैसा कि ज्ञात हुआ है कि इनकी सिस्टर ने बताया, सुशीला नाम की, जालोर सांचौर से रहने वाले है, कि सर ऐसे ऐसे मैटर हुआ था, एसओजी आई थी 2 दिन पहले और उनको ले लिया है। वार्तालाप चल रही है। पढ़ने में तो अच्छा ही है, घुलता मिलता भी था, सबसे बात भी करता था, अच्छा है होने में तो, और आपस में वो मिल जाते तो बात भी कर लेता था। बाकी ऐसा पता तो नहीं चला था वो। उसके बाद सर वो ऐसे लाइब्रेरी वगैरह तो आता था, पढ़ने में तो अच्छा था, प्रॉब्लम सॉल्व वगैरह भी सब साथ में करते थे, पर ऐसा कभी लगा नहीं था कि वो सोने से फंसेगा। अब तक लीक मामले में 9 मेडिकल छात्र गिरफ्तार किए जा चुके हैं और अभी और कई लोग गिरफ्तार हो सकते हैं। हालांकि मामले की जांच अभी सीबीआई कर रही है और सीबीआई की पकड़ से मुख्य आरोपी संजीव मुखिया अभी बाहर है। पढ़ने में इंटेलिजेंट था, सिंसियर था, पढ़ाई करता था, लाइब्रेरी जाता था, पर कहीं ना कहीं इनको ये भी डाउट है कि ये घटनाक्रम सामने कैसे आया है। कॉलेज प्रशासन अलर्ट बोर्ड पर आ चुका है, संदीप के ऊपर कार्रवाई करने की बात की जा रही है। दोस्त भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो अचंभे में है कि ये सब कुछ कैसे हुआ। शंकु सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भिलवाड़ा।
तो वहीं झुंझुनू के किडनी कांड से प्रभावित हुई महिला की आज करीब 2.5 महीने बाद इलाज के दौरान एसएमएस अस्पताल में मौत हो गई। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में इस महिला का इलाज चल रहा था। महिला का शव सोमवार को सुबह गांव लाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक झुंझुनू के जिला मुख्यालय के धनखड़ अस्पताल में डॉक्टर संजय धनखड़ ने नुआ निवासी ईद बानो का ऑपरेशन किया था। इसमें उन्हें ईद बानो की संक्रमित किडनी निकालनी थी, लेकिन आरोप है कि बगैर यूरोलॉजिस्ट और एनेस्थेटिक के ही डॉक्टर धनखड़ ने लापरवाही से ऑपरेशन किया। ईद बानो की संक्रमित के बजाय स्वस्थ किडनी निकाल दी। इससे ईद बानो की तबीयत और बिगड़ गई। ईद बानो का इलाज जयपुर में चल रहा था, जहां ईद बानो ने दम तोड़ दिया तो आरोपी डॉक्टर संजय धनखड़ सलाखों के पीछे है। और इसी बीच आज ईद बानो की तरफ से जयपुर के एसएमएस अस्पताल में आखिरी सांस ली गई। ईद बानो झुंझुनू के नुआ गांव की रहने वाली है। उधर झुंझुनू के धनखड़ अस्पताल की लापरवाही से हुई ईद बानो की मौत मामले ने तूल पकड़ लिया है। इसे लेकर मदरसा बोर्ड ने आंदोलन करने का फैसला किया है। झुंझुनू के मदरसा बोर्ड के जिलाध्यक्ष इमरान बड़गुजर ने बताया कि मांगों को लेकर सोमवार की सुबह 10 बजे से कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएगी तब तक शव नहीं लेंगे। झुंझुनू का जो चर्चित किडनी कांड है, संजय धनखड़ द्वारा ईद बानो की आज मौत हो चुकी है। बड़ी दुखद घटना झुंझुनू वासियों के लिए है और पूरे राजस्थान के लिए दुखद घटना है। इसी संदर्भ में आज ग्रामवासी नुआ और परिवारजनों ने मिलकर तय किया है कि हम सरकार से 5 मांगे रखते हैं। पहली मांग हमारी है कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। दूसरी हमारी मांग ये है कि मतलब पीड़ित परिवार को मतलब डॉक्टर जो है संजय धनखड़ उस पर हत्या का मुकदमा करे। तो वहीं राजस्थान पुलिस मुख्यालय की इंटरपोल यूनिट इन दिनों चर्चाओं में है। इसके रडार पर विदेश में बैठकर गैंगवार करवाने वाले लॉरेंस गैंग से जुड़े कई हार्डकोर इनामी बदमाश हैं। न्यूज 18 ने खास पड़ताल की और जाना कि आखिरकार राजस्थान की इंटरपोल यूनिट कैसे काम कर रही है और इसके टारगेट पर कौन कौन है। सीकर में गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या के बाद विदेश में बैठे लॉरेंस बिश्नोई के सबसे नजदीकी रोहित गोदारा की सोशल मीडिया पोस्ट ने खलबली मचा दी थी। प्रदेश की पुलिस भले ही विदेश में बैठकर गैंगवार कराने वाले रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़, आनंद पाल की बेटी चीनू को पकड़ नहीं सकी हो, लेकिन हत्याकांड में शामिल बाकी आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। इस बीच राजस्थान पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि भारत से बाहर दुबई, कनाडा, इटली और बाकी देशों में छिपकर गैंगवार कराने वाले इन गैंगस्टर का पता लगा सके। देश की शेखावाटी अंचल में गैंगस्टर राजू ठेहट हत्याकांड के बाद में राजस्थान में गैंगवार, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और रंगदारी के मामले बढ़ने लगे थे। वहीं पर राजस्थान पुलिस के लिए चैलेंज था कि किसी भी तरीके से इस गैंगवार को और इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को रोका जाए। लेकिन सबसे बड़ी खामी ये थी कि गैंगस्टर विदेश में बैठ करके रंगदारी और गैंगवार की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। आखिरकार राजस्थान पुलिस मुख्यालय की क्राइम ब्रांच ने अपनी इंटरपोल यूनिट को मजबूत किया। उसमें डीआईजी योगेश यादव, एडिशनल डीसीपी को शामिल किया। उसके अलावा तमाम अधिकारियों की एक टीम को शामिल करते हुए इंटरपोल यूनिट को मजबूत किया और आखिरकार ये यूनिट कारगर साबित हुई। इस इंटरपोल यूनिट ने दिल्ली में मौजूद सीबीआई से संपर्क करते हुए विदेश में मौजूद गैंगस्टर्स को ट्रैक करते हुए पकड़ने की कार्रवाई शुरू की। विदेश में बैठे गैंगस्टर रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़, चीनू, अमरजीत बिश्नोई सहित करीब 1 दर्जन बदमाशों की राजस्थान पुलिस मुख्यालय की क्राइम ब्रांच ने पहचान शुरू की। इनकी सूचना देने वालों को बड़े बड़े इनाम की घोषणा भी की। वहीं दूसरी तरफ पीएचक्यू में कमजोर पड़ी इंटरपोल यूनिट को फिर से एक्टिव करने का जिम्मा राजस्थान पुलिस के एडीजी क्राइम ने उठाया। हमारे जो क्राइम ब्रांच के अभी उसका जो इंटरपोल की जो हेड, इंटरपोल सेक्शन के हेड है नरोत्तम वर्मा है और उनके नीचे एक टीम है और पूरा हमारे योगेश यादव साहब है, उनकी डायरेक्शन में, उनके सुपरविजन में का सारे काम करता है। उसमें बेसिकली जब भी हमें पता चलता है कि कोई हमारे वांटेड विदेश में बैठा है, उसको लाना है, उसके लिए बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं लाने के लिए। जैसे किसी कंट्री के साथ एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है तो एक्सट्रेडाइट करेंगे और कोई कंट्री डिपोर्टेशन करने के लिए तैयार है तो उसके लिए हम एप्लीकेशन भेजेंगे। और बहुत बार किसी दूसरे कंट्री से हमें सूचना लेनी पड़ती है, इन्फॉर्मेशन लेना पड़ता है, उसमें एमलैट भेजना पड़ता है।
इस तरह के बहुत सारे जो प्रक्रिया है जो अपनानी पड़ती है। विदेश में बैठे गैंगस्टर और बाकी हार्डकोर इनामी बदमाशों को पकड़ने के लिए पीएचक्यू में नोडल एजेंसी के तौर पर इंटरपोल यूनिट की कार्रवाई सबसे अहम होती है। इन बदमाशों की पूरी कुंडली जुटाना, जिसमें उसके अपराध जगत में दर्ज मुकदमों की जानकारी होती है और वो बदमाश कौन कौन सी गैंग से ताल्लुक रखता है, क्या वो अपराध के बाद भारत छोड़ चुका है, ऐसे कई तमाम जानकारी जुटाकर कार्रवाई के लिए दिल्ली सीबीआई में भेजी जाती है, जिसे इंटरपोल रेफरेंस कहा जाता है। राजस्थान पुलिस मुख्यालय की एक्टिव हुई इंटरपोल यूनिट ने करीब 1 दर्जन से ज्यादा गैंगस्टर और हार्डकोर बदमाशों के खिलाफ रेड कॉर्नर और ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करवाए। बता दें, इंटरपोल रेफरेंस में प्रदेश की इंटरपोल यूनिट विदेश में छिपे बदमाशों की क्राइम कुंडली के साथ पूरी जानकारी दिल्ली सीबीआई के साथ शेयर करती है।